लेकिन शरद जी, जो ऑप्टिक्स इस समय प्ले आउट कर रहा है कि जो अब ये बताया जा रहा है कि ऐसी 8 पार्टीज थी जिन्होंने कि 5 मार्च को एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किस तरीके से जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, और यही 8 पार्टीज एक रीजनल धाड़ा बना सकती हैं जिसको कि हम प्री पोल अरेंजमेंट कह रहे हैं। और लेकिन ये जो प्रयोग है प्री पोल अरेंजमेंट का, ये कितना सफल होगा माइनस कांग्रेस? सब ये कहते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और उसके बिना ये चीज संभव नहीं है। लेकिन जब आप रीजनल पार्टीज के लोगों से बात करिए तो वो कहते हैं कि जो कांग्रेस का एजेंडा है वो हमारे रीजनल एजेंडा में फिट नहीं होता है। तो ये जो तो एक विरोधाभास। जी जी बोलिए। नहीं, वो तो वही बात जो मैंने कही ना, उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। अगर वो रीजनल लेवल पे कांग्रेस को स्पेस देते हैं, अच्छा कांग्रेस क्योंकि नेशनल पार्टी है वो तो राजी नहीं होगी कि 10 सीटें लड़ ले और बाकी अखिलेश यादव लड़े या बंगाल में, तो उनका डर। और जहाँ दोनों पार्टीज को एक डर भी है, अगर कांग्रेस का कहीं रिवाइवल होता है विद इन द स्टेट, तो बोथ अखिलेश यादव एंड ममता are likely to lose some bit of the Muslim support they have. अच्छा, अखिलेश के साथ बड़ा डिसइल्यूशनमेंट हो गया मुस्लिम्स का, बिकॉज तमाम मुस्लिम इश्यूज पे उन्होंने खुल के बोलने से अपने आप को दूर रखा है, उसमें नाराजगी भी है। बट मुस्लिम्स की मजबूरी है, और वही अखिलेश यादव से सोचते हैं, ही इज टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड कि भाई मुसलमान वोट जाएगा कहाँ, बीजेपी के से लड़ना है, और क्योंकि कांग्रेस की एग्जिस्टेंस नहीं है। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में तो कांग्रेस बिल्कुल ही डाउन डेड, और कोई प्रयास भी नहीं दिखता है, चाहे नेशनल लेवल पे मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हो, लेकिन यहाँ जमाना हो गया प्रियंका गांधी जो सपोजिटली इंचार्ज हैं यूपी की, उन्होंने यहाँ पे शक्ल भी नहीं दिखाई यूपी में। लाइकवाइज बंगाल में किसी भी तरीके से अगर कांग्रेस को जरा सी भी स्पेस मिली तो नुकसान तो टीएमसी का होगा, तो इसलिए वहां तक अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर ये उसके बाद ये सोचने लगे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में हर एक की एम्बिशंस हो जाएंगी, 15 लोग खड़े हो जाएंगे कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है लेकिन उसमें अगर कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच नहीं रहेगी तो फिर बीजेपी का फायदा होगा। और ये इनको ये बात सही है कि आज की डेट में अगर ये सारे यूनाइटेड हों, रियल सेंस में यूनाइटेड हो तो जरूर, लेकिन उससे ऑन द हाइंड साइड ये भी है कि बीजेपी को ये एडवांटेज मिल जाएगा कि ये सारे लोग देखो हमको, नरेंद्र मोदी कहेंगे देखिए सारे लोग मिल गए हमको हटाने के लिए। और जिस तरीके का वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करके मोदी ने अपना एक ऑरा क्रिएट कर लिया है, उसमें उस सिनेरियो में हो सकता है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो। तो इट मे बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इन द लॉन्ग रन। हो सकता है ये सब लोग ऑप्शन ओपन रखेंगे कि एक होना पड़ेगा, जिस तरह अभी देख रहे हैं जिस तरह से एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, तो मेरा ख्याल अल्टीमेटली यही सूरत बनेगी। लेकिन जिस तरीके का जो एक तस्वीर अभी सामने आ रही है कि ऑपोजिशन की जो 16-17 पार्टीज थी वो ईडी के दफ्तर जाने के लिए तैयार हो गई थी परसों, उसके बाद अभी भी लगातार संसद के बाहर प्रोटेस्ट चल ही रहा है अदानी के मुद्दे पर। लेकिन अदानी के मुद्दे पर बहुत ज्यादा बोलती हुई न समाजवादी पार्टी नजर आती है और न तृणमूल। अब ऐसे में अगर हम विपक्षी एकजुटता की बात करें कि अगर इश्यूज को लेकर भी एकजुटता अभी नहीं दिख रही है, तो क्या ये जो पूरा जो एक विपक्षी एकजुटता की जो बात हम कर रहे हैं वो क्या केवल एक सिर्फ एक मिराज है, या वाकई में आप कोई देखते हैं कि एक ऐसा सफल प्रयोग अंत में शायद ऐसा हो सके जो कि मोदी जी को चुनौती देगा? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये बात जरूरी है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसी बात का डर है। देखिए, जब से चिदम्बरम को अरेस्ट किया गया था तब से कई ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स, और कितने महीने 4-5 महीने वो रहे, उनकी बेल भी नहीं होने दी, तो सबको एक ना कहीं सहम तो गई है। अच्छा, एक फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हर पॉलिटिकल पार्टी नाजायज पैसे से ही इलेक्शन लड़ती है, बीजेपी भी उससे कोई परे नहीं है, बीजेपी के पास तो और पूरी फ्रीडम है सब कुछ करने की, और उनको कोई झांकेगा भी नहीं। और अडानी उनके फंडिंग करते रहे, किस कदर करते रहे, वो तो इसी से जाहिर है कि जिस तरह वो आंख बंद करके अडानी के सपोर्ट पर खड़े हुए हैं, उनके लिए डेमोक्रेसी एक तरफ है, अडानी एक तरफ है। आप देख लीजिए, आज इतने दिन से पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं कि अब वो सारा इशू ट्विस्ट करा गया है कि राहुल गांधी पे, और उस बात पे जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। वो किसी ने सही कहा है कि बीजेपी का जो स्टाइल है वो आरएसएस का पुराना फॉर्मूला है कि रस्सी को सांप बना दो, जब तक ये पता लगेगा लोगों को कि रस्सी है ये, तब तक पानी सर के ऊपर निकल जाएगा। अच्छा, और इनके पास क्योंकि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी जेब में है वेरियस रीजंस की वजह से, उसमें भी इंटिमिडेशन और मनी का दोनों का फ्लो है, तो उसकी वजह से इनके पास नैरेटिव क्रिएट करने की क्षमता बन गई है। इसीलिए लोग वही बिलीव करते हैं, उनके झूठ को लोग सच मान लेते हैं। इसलिए ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है, और इसमें तरह तरह की स्ट्रैटेजीज मुझे लगता है नए तरीके से अपनानी पड़ेगी।
और हो सकता है जो अभी डिस्टेंसिंग दिखाई जा रही है कि कांग्रेस से, वो इन द लॉन्ग वो पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हो और इन द लॉन्ग रन वो चेंज हो। लेकिन ममता और अखिलेश का साथ आना एक तरीके से जो रीजनल पार्टीज का एजर्शन है, वो एक उसका भी सबूत है कि किस तरीके से, चाहे वो केसीआर की पार्टी हो, चाहे फिर अखिलेश यादव हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, एक रीजनल फ्रंट बनाने की बात चल रही है। ये लोग कहते हैं कि ना थर्ड फ्रंट बनेगा ना कोई ऑल्टरनेटिव फ्रंट है, इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड अ रीजनल फ्रंट। अब क्या उस रीजनल फ्रंट में कांग्रेस अपने आप को शामिल करेगी? कभी नहीं करेगी शायद, मुझे तो लगता है, लेकिन आपका क्या मानना है? मुझे नहीं लगता है कि अभी शामिल करेगी। ये प्री पोल सिनेरियो यही रहेगा और इसमें एक टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ भी हो जाएगा, रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ ईच रीजनल प्लेयर। और ये जिस तरीके से इंडिविजुअली लड़ेंगे और अपने ये एक तरफ से जो ये अपनी अपनी रीजनल अपनी हर एक की पॉकेट है, केसीआर की अपनी पॉकेट है, ममता की अपनी पॉकेट है, ये इनकी अखिलेश यादव की अपने एरिया है, तो इनके अपने अपने एरियाज में अगर ये अपनी कुछ पोजीशन बना पाते हैं तो इनकी वॉइस रहेगी इन द एट द एंड ऑफ द डे। अदरवाइज और ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई हर एक की क्या हैसियत बनती है। अगर हैसियत ही नहीं बनती है तो फिर क्या कर पाएंगे नेशनल लेवल पे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर कर लेते हैं और बीजेपी को से फाइट पुट अप कर लेते हैं अपने बूथे पे, बिकॉज अपने अपने बूथे पे सबको करना पड़ेगा, उसमें ये अलायंस काम नहीं आएगा 24 में कि साहब हमने केसीआर हमारे साथ है तो यूपी में कोई फर्क पड़ जाएगा, या ममता कहें कि अखिलेश हमारे साथ है तो उनके यहाँ फर्क पड़ जाएगा। दोनों अपने अपने एरियाज में लिमिटेड इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए ये बात सही है कि नेशनल अलायंस बनता तो इट वुड हैव बीन सर्टेनली बेटर, बट वो फॉर वेरियस रीजंस ये दूर रहना चाहते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा ये सीबीआई एंड ईडी का डर भी है शामिल। एक आखिरी सवाल अब शरद जी आपसे करेंगे कि ये जो 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक कोलकाता में होगी, इसका मकसद क्या था कोलकाता में कराने का? बहुत लोग ये कह रहे थे कि 2024 एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन वाला ईयर था और लखनऊ में होती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन कोलकाता में जाकर इस 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को कराने के पीछे जो मैसेजिंग है वो क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए बड़ा मैसेजिंग बड़ी नीलू, ये इस तरीके की इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव बहुत साल पहले मुझे ईयर नहीं याद है, अर्ली 90s में हुई थी, जब मुलायम सिंह यादव वापस आफ्टर द बाबरी डेमोलिशन ये वापस पावर में आए थे बीजेपी को हरा करके, तो तब भी इनकी एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कोलकाता में हुई थी। मुझे याद है मैं उसे अटेंड करने गया था, कवर करने गया था। और ये एक आज की डेट में ये एक आई थिंक सिंबॉलिक एक्ट है बताने के लिए कि देखिए 24 में हम एक साथ होने वाले हैं। अदरवाइज आप यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आइडियली ये 24 का इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए यहाँ होनी चाहिए थे, बट ये भी पॉसिबल है कि देखिए अभी टाइम बाकी है, तो बिफोर द इलेक्शंस एक इस तरीके की मीट लखनऊ में भी होगी, आई एम श्योर। तो अल्टीमेटली क्योंकि फाइट तो लखनऊ में करनी है, लेकिन अभी एक मैसेज ऑफ एक सिंबॉलिक मैसेज देना था और इससे सॉलिडारिटी का भी मैसेज जाता है, और वो जो अल्टीमेट गोल है ना बताना कि हम लोग रीजनल फोर्स बना रहे हैं, उसका भी एक इंडिकेशन है। चलिए, थैंक यू सो मच शरद प्रधान जी, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और एक अपील सारे व्यूअर्स के साथ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच शरद जी फॉर जॉइनिंग ऑन Q5 नेटवर्क, और आप बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू। देश में मुद्दों की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ उन मुद्दों